हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं के सर। हमारे यहाँ पर जो मॉक टेस्ट होता है और एक मॉक टेस्ट नंबर हमारा कौन सा है, जो कि एवरी संडे को हमारे यहाँ पे कराया जाता है। ये जो हमारा 58 मॉक टेस्ट नंबर है, ये आपका 5 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, तो इसका आज मैं आपके साथ इंग्लिश सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, इंग्लिश का सॉल्यूशन। तो देखते हैं इसमें इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो किस प्रकार के क्वेश्चंस थे और क्या क्या तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चंस के थ्रू और भी कई क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, एग्जामिनर आगे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है 76, यहाँ पे कहा जा रहा है कि चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम। आपको यहाँ पे बताना है, एंटोनिम बताना है आपको किस वर्ड का, गलिबिलिटी। एक वर्ड हमारा होता है गुलिबल, इसका मतलब होता है भोलापन। क्या गलिबिलिटी मीन्स क्या होता है, भोलापन। मतलब बहुत ही ज्यादा कोई ऐसा व्यक्ति जो बड़ी आसानी से किसी पर विश्वास कर लेता है तो उसे गलिबल कहते हैं, और उसी का ये नाउन फॉर्म है। यहाँ पर अगर देखोगे आप, नाइविटी और यहाँ पर क्या लिखा है हमारा, इनोसेंस, ये दोनों हमारे इसके सिनोनिम होते हैं। क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। लेकिन एग्जामिनर यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है। तो अगर आप किसी पर विश्वास करते हैं तो उस क्वालिटी को क्या कहते हैं, गलिबिलिटी। और यहाँ पर जो हमारा वर्ड है स्केप्टिसिज्म, इसका मतलब होता है किसी चीज पर डाउट होना, संदेह होना, है ना। डाउट होना, संदेह होना को बोलते हैं। तो या तो आप किसी चीज पर विश्वास कर रहे हो या फिर किसी चीज पर आप संदेह कर रहे हो, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट एंटोनिम होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पे एग्जामिनर कह रहा है कि जी हमारे पास एक सेंटेंस दिया गया है और इस सेंटेंस में हमें एरर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, आइडेंटिफाई द पार्ट व्हिच कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। एरर बतानी है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, द कंपनी विल इन्वेस्ट मोर 600 करोड़ in the next 5 years to expand its operations in Britain। देखते हैं इसमें क्या हमारी एरर है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में हम देखते हैं कि क्या लगा होता है, या तो हम यार लगाते हैं या फिर क्या लगा लेते हैं, मोर लगा लेते हैं, या फिर हम क्या लगाते हैं, लेस लगाते हैं। ठीक है, तो जब भी हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है तो इसके साथ में हमें क्या लगाना होता है, देन। कंपैरेटिव डिग्री के साथ में हमें क्या लगाना होता है, देन। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि विल इन्वेस्ट मोर, मतलब जो 600 करोड़ है ना, उससे भी ज्यादा इन्वेस्ट करने की बात हो रही है, तो मोर के साथ में हमें क्या यूज करना पड़ेगा, देन। यानी कि जो आंसर होगा वो ए वाले पार्ट में आंसर होगा। तो इस प्रकार से अगर हम ऑप्शन को देखते हैं तो ए वाला जो ऑप्शन हमारा है वो डी वाले पार्ट में दिया हुआ है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कहा जा रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म। एक्टिव और पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट है, तो आपको एक्टिव बनाना है। देखिए जब भी यहाँ पे सेंटेंस में वॉज और वर्क के साथ, वॉज और वर्क के साथ थर्ड फॉर्म हमारी कब आती है, इस बात को समझिएगा। अगर आपको एक्टिव में सेकंड फॉर्म मिलती है या फिर एक्टिव में आपको डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म मिलती है, तो इसका जब पैसिव बनाते हैं तो वहां पर क्या आता है, वर्क के साथ में थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे पैसिव दिया हुआ है, वॉज और वर्क के साथ थर्ड फॉर्म दी हुई है। एक्टिव अगर आपको बनाना है, देखिए सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या बनता है, वॉज और वर्क के साथ में लगाते हैं। यहाँ पर पहले से पैसिव बना हुआ है, तो जब एक्टिव बनाएंगे तो हमें, चूंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या लगाना पड़ेगा, डेड। डेड लगाएंगे तो देखिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे डेड लगा हुआ है, एक ही ऑप्शन है यहाँ पे डेड आपको दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 को देख लेते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको बताना है जो भी हमारा सेंटेंस दिया हुआ है उसके लिए। इन द डिजिटल एज स्मार्टफोन्स हैव बिकम existing or being everywhere at the same time in our daily lives। हर जगह ऐसी कोई भी चीज जो हर जगह प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, इवोकेटस या फिर इवेंसेंट, फिगेसियस या रिकंडक्ट।
तो यहाँ पे जो करेक्ट हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। यूबिक्विटस का मतलब होता है यूनिवर्सल। क्या होता है? यूनिवर्सल। या फिर हम इसे बोल सकते हैं क्या? ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह उपस्थित हो, प्रेजेंट हो। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी आप इवेंसेंट और फगेसियस का देखेंगे तो इसका मतलब होता है फ्लीटिंग। क्या होता है? फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है? चेंजेबल, या हम इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट, जिसको हिंदी में कहते हैं क्षणिक। क्या कहते हैं? क्षणिक। ऐसी चीजें जो बहुत ही कम समय के लिए होती हैं, क्षणिक होती हैं, शॉर्ट लिव्ड होती हैं, उनको हम बोलते हैं इवेंसेंट या फगेसियस। रिकेंडाइट जो वर्ड है इसका मतलब होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड। ऐसी कोई भी चीज जिसको समझना कठिन होता है, मुश्किल होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? रिकेंडाइट। क्लियर हो गया सबका मीनिंग? तो नेक्स्ट वर्ड पे वर्ड की ओर चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कहा जा रहा है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर। एरर आपको बतानी है सेंटेंस में क्या है इन एन ऑर्डर, और वो भी एरर किसकी बतानी है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, ग्रामेटिकल कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो इन एन ऑटोक्रेसी स्टैंडिंग अगेंस्ट द रूलर्स कुड मीन harassment, prison, torture, even death, yet dissidents stand up anywhere। आपको देखना है कि ये जो हमारा सेंटेंस दिया गया है इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। देखिए, एक तो हैरेसमेंट की स्पेलिंग एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो आपको याद रखना है इसमें सिंगल आर और डबल एस आता है, इसका मतलब ये स्पेलिंग हमारी सही है। ऑटोक्रेसी भी स्पेलिंग सही है, एवरीथिंग इज करेक्ट। यहाँ तक यहाँ पे आप देखेंगे डिसिडेंट्स, ये जो डिसिडेंट्स लिखा हुआ है इसकी स्पेलिंग हमारी इनकरेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी बॉम्बे। डिसिडेंट्स की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है इसमें क्या आता है? डबल एस आता है, डिसिडेंट्स। इसका मतलब होता है विरोधी। कौन होते हैं? विरोधी। ठीक है, और बाकी सभी स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट है, तो यहाँ पे करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। पढ़ लिए क्या कहा जा रहा है? ज्यूरी रीच्ड अ यूनानिमस डिसीजन। यूनानिमस का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड, एक मत, है ना। यूनानिमस वर्ड मतलब क्या होता है? डिसीजन। सिनोनिम में भी कई बार पूछा गया। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डेलिब्रेशन डज देयर हेजिटेशन बी कॉन्स्टिट्यूट एज अनसर्टेनिटी और बाइस। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए इन सो मच दैट, ए तो हमारा किस लिए आता है? यहां पे देखो भाई, जो ज्यूरी थी उन्होंने वो एक डिसीजन पे पहुंच गई थी, वो डिसीजन कैसा था? एक मत। आफ्टर प्रोलॉन्ग डेलिब्रेशन का मतलब होता है एक लंबे डिस्कशन के बाद, भाई लंबा डिस्कशन हुआ उसके बावजूद भी वो डिसीजन पे पहुंच गई थी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट है वो आपस में एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है। जब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होते हैं तो हमें कंजंक्शन लगाना होता है, क्या? दो या ऑल दो का यूज करना होता है। ठीक है, दो या ऑल दो का यूज करना होता है। तो ये जो हमारा कंजंक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, एलविट, ये जो हमारा कंजंक्शन है इसका मतलब ही होता है ऑल दो। इसका मतलब क्या होता है? ऑल दो होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास कंजंक्शन की बात हो रही है जो कि कॉन्ट्रडिक्शन बताता है, तो यहाँ पे ये कंजंक्शन हमें मिल गया पहला वाला, जो कि हमारा क्या है? एलविट। यहाँ पे ऑल दो इसका मीनिंग होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वैसे भी आगे हमारा बताया जा रहा है देयर हेजिटेशन बी कॉन्स्टिट्यूट एज अनसर्टेनिटी और वाइज। यहाँ पे देखिए लेस्ट भी यहाँ पे करेक्ट है, इसका मतलब क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो। ठीक है, उनका जो डिसीजन था वो उन्होंने एक यूनानिमस यानी कि एकमत डिसीजन वर्डिक्ट पहुंच गए थे। यदि यानी कि भले ही एक लंबा सा इसका क्या हुआ था? डिबेट हुआ था, डिस्कशन हुआ था। क्योंकि उसकी क्यों पहुंच गए थे? क्योंकि उन्हें लग रहा था कहीं उनका जो हेजिटेशन है जो भी है उसको लोग अनसर्टेनिटी यानी कि उसको बायस न समझ लें कि भाई ये किसी के पक्ष में है। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए, जब हम किसी चीज से बचने के लिए, किसी रिस्क से बचने के लिए कोई कार्य करते हैं, तो वहां पर जो कंजंक्शन हमारा आता है क्या आ जाता है? लेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल का क्वेश्चन यहाँ पे 82 वाला।
सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आर्टिकल आपको फिल करना है। लेटर की बात हो रही है, लेटर दैट वी रिसीव्ड यस्टरडे, कौन सा लेटर की बात हो रही है, जो हमने कल रिसीव किया था। इसका मतलब ये जो लेटर हमारा है ये स्पेसिफिक हो गया। कैसा हो गया, स्पेसिफिक हो गया। तो आर्टिकल क्या लगाते हैं, द, आर्टिकल क्या लगाया जाता है, द। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। अगर वैसे ही लेटर लिखा होता तो आर्टिकल ए आता, लेकिन ये कौन सी लेटर की बात हो रही है, जो हमने कल रिसीव किया था। स्पेसिफिक लेटर के साथ में आर्टिकल दा का यूज करना होता है, स्पेसिफिक नाउन के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट 83 क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है। Select the most appropriate option to substitute highlighted segment in the given sentence. Tom was standing beside the school house poster. है, तो आपको यहां से लेके ये जो हमारा पार्ट है, इस वाले पार्ट कौन सा हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट वो बताना है, ठीक है। जो मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये हमारा हाईलाइटेड पार्ट है सेंटेंस का। यहाँ पे क्या हमारा आएगा, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये प्रपोजिशन का क्वेश्चन हमारा है, क्योंकि दो प्रपोजिशन हमारे पास होते हैं, एक तो होता है बिसाइड और एक हमारे पास होता है बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ, और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, ठीक है। जब हम किसी के बगल में होते हैं, कहां पर होते हैं, बगल में होते हैं, तो वहां पर जो हमारा प्रपोजिशन आता है वो बिसाइड आता है। और जब हम किसी के अतिरिक्त कोई बात कर रहे होते हैं, के अलावा, के अतिरिक्त कोई बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे बिसाइड्स आता है। टॉम जो होता ना वो स्टैंडिंग यानी कि खड़ा हुआ था स्कूल हाउस पोस्टर के बगल में। बगल की अगर बात हो रही है तो यहाँ पे बिसाइड नहीं आएगा, क्या बिसाइड नहीं आएगा, क्या आएगा, बिसाइड आएगा। इस प्रकार से यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, स्टैंडिंग। देखिए वॉज के साथ में हमारी कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है, तो स्टैंडिंग ही आएगा, स्टूड नहीं आएगा, स्टैंड नहीं आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडिंग बिसाइड द स्कूल हाउस पोस्टर। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन था, जो अंडरलाइन वाला सेक्शन है उसकी जगह पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये हमें बताना था, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। 84 में हमारे पास एक इडियम दिया गया है। क्या दिया इडियम, इसका आपको मीनिंग बताना है। रेयरिंग टू गो का मतलब क्या होता है, रेयरिंग टू गो का मतलब होता है जब आप किसी कार्य को करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होते हो, बहुत ज्यादा ईगर होते हो, तो वो इसका मीनिंग हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे जो करेक्ट हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। रेयरिंग टू गो का मतलब होता है जाने के लिए, कार्य करने के लिए बहुत ज्यादा ईगर होना, उत्सुक होना, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है, रिवील द सीक्रेट, रिवील द सीक्रेट। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बीन माने क्या होता है, फली। जब हम फली को ओपन करते हैं तो उसके अंदर जो भी रहता है वो बाहर आ जाता है, इसका मतलब अंदर का रहस्य उजागर हो जाना, ठीक है। रनिंग आउट ऑफ टाइम का मतलब होता है कमी पड़ जाना, टाइम, समय की कमी पड़ जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 को देख लेते हैं। Select the option that can be used as a one word. One word substitute आपको बताना है। A person who has a strong belief that pleasure is the chief god. एक ऐसा व्यक्ति जो कि प्लेजर यानी कि प्लेजर को ही सब कुछ मानता है, अपने जीवन का परम उद्देश्य क्या होता है, उसका प्लेजर होता है, यानी कि इसको हम बोलते हैं सुख भोगी। क्या होता है, सुखवादी या जो भी है, सुख भोगी। एक ऐसा व्यक्ति जो सुख के पीछे, प्लेजर के पीछे भागता है हमेशा, उसे हम क्या कहते हैं। देखिए डॉक्टर प्लेजर के पीछे नहीं भागता। वर्शिपर माने होता है पूजा करने वाला, ऑलमाइटी माने होता है सर्वशक्तिमान, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हेडनिस्ट। इसका मतलब होता है सुख, जो हमेशा प्लेजर के पीछे भागता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको जीवन में प्लेजर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 पे आ गए। 86 पे तो हमारा किसका है, होमोनिम का है। तो होमोनिम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, एक वर्ड है जिसकी यहाँ पे देखो क्या है, प्लीज मेक श्योर टू राइट योर फुल होम एड्रेस। यानी यहाँ पे जो एड्रेस है इसका मतलब क्या है, पता। जो एड्रेस वर्ड होते हैं, एड्रेस वर्ड होता है, इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो इसका मतलब क्या होता है, पता। दूसरा इसका मतलब क्या होता है, भाषण, ठीक है। तो यहां पर जो क्वेश्चन में एड्रेस दिया गया इसका मतलब क्या है, पता। तो आपको ये देखना है
कि ऐसा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर है जहाँ पर इसका एक डिफरेंट मीनिंग होगा, मतलब एड्रेस से यानी कि पता के अलावा इसका मीनिंग जहाँ पर होगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आफ्टर लिविंग इन द सिटी फॉर 10 years, सारा हैड टू नोटिफाई द पोस्ट ऑफिस दैट हर परमानेंट एड्रेस। यहाँ पे भी देखो पते की बात हो रही है, उसका परमानेंट एड्रेस, तो ये तो आंसर नहीं होगा। द सेलिब्रिटी रिक्वेस्टेड दैट हर रेजिडेंशियल एड्रेस, देखो रहने की बात हो रही है, तो रहने का जहां पे वो रहती है उस पते की बात हो रही है, तो इस यहाँ पे भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। मिलियंस ऑफ पीपल टर्न्ड इन टू वॉच द प्रेसिडेंट्स टेलीवाइज्ड स्पीच। यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट के भाषण की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, भाषण, स्पीच की बात हो रही है। तो यहाँ पे एड्रेस का मतलब पता नहीं है, एड्रेस का मतलब भाषण है, यही हमें बताना था। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जहाँ पे एड्रेस का मतलब एक डिफरेंट मीनिंग है क्वेश्चन के अलावा, ठीक है, जो क्वेश्चन में इसका मीनिंग है उसके अलावा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे मीनिंग होगा। तो करेक्ट हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 87। 87 में क्या कहा जा रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम आपको बताना है। क्या बताना है, एंटोनिम, ठीक है, अंडरलाइन वर्ड। तो यहां पे एक हमारा एक्सप्लिसिट अंडरलाइन, इसका आपको एंटोनिम बताना है। द नर्स गिव एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस नॉट टू टच एनीथिंग। एक एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट। क्लियर को और क्या कहते हैं, ऑब्वियस, विविड। ये हमारे क्लियर के क्या होता है, सिनोनिम्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको यहां पे देखना, ड्रास्टिक का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा हार्ड होती है उसको हम बोलते हैं ड्रास्टिक, है ना। तो इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, अनक्लियर। अनक्लियर जो चीजें अस्पष्ट होती हैं, एम्बिगुअस होती हैं, एम्बिगुअस, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट। ऑर्डिनरी माने क्या होता है, कॉमन। प्लेन माने क्या होता है, साधारण, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट हमारा आंसर होगा, एंटोनिम बताना है। इसका मतलब क्या होता है, क्लियर, तो अनक्लियर यहाँ पे किसका मीनिंग हो जाएगा, इम्प्लिसिट। ये हमारा एंटोनिम हो जाएगा। आंसर सेकंड यहाँ पे करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 को पढ़िएगा और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम आपको बताना है। और सिनोनिम आपको यहाँ पे किसका बताना है, हाईलाइटेड वर्ड। हाईलाइटेड वर्ड, इवन ड्यूरिंग द क्राइसिस शी रिमेन्ड फ्लैगमेटिक। फ्लैगमेटिक जो हमारा वर्ड है इसका आपको क्या बताना है, यहाँ पे सिनोनिम बताना है, ठीक है। चार हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे सिनोनिम क्या है। सबसे पहले तो जो वर्ड हमारे पास लगा है इसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। फ्लैगमेटिक का मतलब होता है कामली, आगे लिखा भी तो इसका मतलब क्या होता है, काम, शांत होता है, ठीक है। तो कामली एनालाइजिंग द सिचुएशन विदाउट शोइंग एनी साइन ऑफ पैनिक। वो पैनिक नहीं हो रही थी, बिल्कुल शांत होकर सिचुएशन को एनालाइज कर रही थी। तो देखिए अपेथेटिक का मतलब होता है जब आप किसी चीज को लेके अनकंसर्न्ड होते हैं ना। और मेलनकली का मतलब क्या होता है, सैड होते हैं जब किसी भी चीज को लेके आप ग्लूमी होते हैं। पैशनेट तो आप पता है जब किसी चीज को लेके आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, पैशनेट होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा यहाँ पे होगा नहीं, एंटोनिम हो जाएगा। और रेजिलिएंट का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अपेथेटिक का मतलब होता है शोइंग नो इमोशन। जब आप किसी भी प्रकार की किसी इमोशन को शो नहीं करते हैं तो आप पैथेटिक होते हैं, आप बिल्कुल उदासीन होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो करेक्ट हमारा फ्लैगमेटिक, फ्लैगमेटिक का जो करेक्ट सिनोनिम होगा वो क्या हो जाएगा, अपेथेटिक। सबका मीनिंग आपको बता दिया गया। नेक्स्ट 89 में देखो क्या कहा जा रहा है, select the most appropriate option to rectify the underlined incorrectly spelled। incorrectly spelled की स्पेलिंग आपको बतानी है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। In order to win the battle on this issue, the administration will have to get free of the antediluvian। ये जो हमारा वर्ड है इसका आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। टायरनी मीन्स क्या होता है, अत्याचार ऑफ द congressional budget office which has not predicted any economic development accurately in decades। तो इन चारों में से आपको स्पेलिंग बतानी है, कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। देखिए जैसे आप देखते हैं जब समय हम बताते हैं तो समय को हम क्या बोलते हैं, एएम,
या फिर क्या बोलते हैं पीएम। तो यहां पे एएम का मतलब क्या होता है, एंटी मेरिडियम, एंटी मेरिडियम होता है, एंटी मेरिडियम, ये आपको स्पेलिंग पता होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से पीएम का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं एंटी डेलुवियन की जो स्पेलिंग है, एंटी की स्पेलिंग में पहले तो एंटी टी आई नहीं आता, टी ई आता है, तो पहला और दूसरा ऑप्शन हो गया बात। अब एंटी एंटी यहां पे लिखा है, डी यू नहीं होता, डाइलुवियन, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, सी। करेक्ट स्पेलिंग हमारी कौन सी है, सी। इसका मतलब क्या होता है, आउटडेटेड, है ना, आउटडेटेड को बोला जाता है, ठीक है, क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 90। देखिए 90 जो क्वेश्चन हमारा है ये पैराजम्बल का क्वेश्चन है, आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। देखिए पैराजम्बल के जो क्वेश्चंस होते हैं विद इन सेकंड्स आप किस प्रकार से करते हैं, इसकी क्या अप्रोच होती है, क्लास में तो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगेगी, किस तरीके से इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं, आप इसको समझिएगा। देखिए हैज बीन से तो सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं, है ना, तो ऑप्शन ए से स्टार्ट नहीं कर सकते, दोनों ऑप्शन बाहर हो गए। अब हमारे पास सी है, प्रपोजिशन से भी जनरली सेंटेंस स्टार्ट नहीं होते, तो हमारा सी ऑप्शन भी हो गया। मतलब एक ही सेंटेंस है जहां पे हमें दिख रहा है कि स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है, एक टॉपिक दिया हुआ है जिसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की बात हो रही है, द अनप्रेसिडेंटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ये हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग वाला सेंटेंस है वो क्या हो सकता है, बी, तो एक ही ऑप्शन है जो बी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपको यहाँ पे सेंटेंस में डायरेक्ट फॉर्म बतानी है, मतलब ये जो क्वेश्चन हमारा है वो नरेशन का डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, डायरेक्ट आपको बतानी है। देखिए इफ कंजंक्शन लगाते हैं तो सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव होता है, मतलब क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही सब में। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वुड, वुड लगा हुआ है, तो ये पहले क्या रहा होगा, बिल, क्योंकि बिल को हम चेंज करते हैं किस में, वुड में, रिपोर्टिंग व पास्ट में। तो देखो कैन वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता हमारा, वुड वाला ऑप्शन हो नहीं सकता हमारा, विल वाला होगा, कौन सा होगा, विल। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, सी, सी को कहीं ना कहीं मैरी से चेंज किया गया होगा, उसके बाद सी आया, तो मैरी हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट से हम किसको चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन, यानी कि यू को चेंज किया जाता है। तो यू हमारा किस में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट हैं तो आपको सॉरी इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में विद इन सेकंड्स आप इनको क्वेश्चन कर सकते हो, 2-3 सेकंड में आप पढ़ोगे, निपटा दोगे, जल्दी से आंसर लगा के आगे बढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए 92 में क्या कहा जा रहा है, पैसिव फॉर्म बतानी है आपको, पैसिव वॉइस बता, पैसिव वन के लिए देखिए क्या दिया है, द वॉगलर डेस्ट्रॉयड, यहाँ पे देखो डेस्ट्रॉयड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और हमने पढ़ रखा है कि सेकंड फॉर्म जब भी आती है तो जब पैसिव बनाएंगे तो क्या लगाना होगा, वॉज या वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगाना होगी। तो देखिए कौन से ऑप्शन में वॉज या वर्ब दिया गया, क्या पहले ऑप्शन में कहीं वॉज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हटा दो। क्या दूसरे में दिख रहा है, यस दिख रहा है। क्या तीसरे में वॉज या वर्ब कहीं दिख रहा है, आप कहोगे सर नहीं दिख रहा। क्या लास्ट में वॉज या वर्ब दिया गया है, आप कहोगे सर नहीं दिया गया। आंसर हमारा क्या होगा, सेकंड। आपको पूरा सेंटेंस भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, एक्टिव पैसिव हो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, बस वर्ब देखिए किसको किस में चेंज किया जाता है, उतना देख लोगे तो आपको आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं क्या कहा जा रहा है, ये भी हमारा इनडायरेक्ट है, नरेशन का क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट स्पीच आपको बनानी है। तो यहाँ पर जियर्ड, हिज एंग्री मदर जियर्ड, ये तो आपके स्टार्टिंग में आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डू यू सपोज का डू को चेंज करेंगे तो क्या जाएगा हमारा, डिड, चूंकि इंटरोगेटिव को असर्टिव बनाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इंटरोगेटिव है तो कंजंक्शन भी हमारा क्या आएगा, इफ या वेदर हम लगा लेते हैं, इफ या वेदर हम लगा लेते हैं, दैट नहीं लगाते, तो ये ऑप्शन तो हमारा हो गया गलत। अब देखिए यहाँ पे सपोज कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे सपोज कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसको जब चेंज करोगे तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे हमें किसकी, सपोज की सेकंड फॉर्म चाहिए, जो कि हमारी कहां पे दी हुई है, ऑप्शन डी वाले में दी हुई है। इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, और कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो हेड लगा दिया तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि हेड हम नहीं लगा सकते। हेड कब आता है, जब यहाँ पे सेकंड फॉर्म दी होती है, पास्ट इंडेफिनिट होता तब, क्लियर। और आगे भी आप देखोगे तो बहुत इजी है, देखो नो दिया है फर्स्ट फॉर्म में, तो इसको सेकंड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, जो कि हमारे ऑप्शन डी में लिखी हुई है। कहाँ लिखी हुई है, डी में। किसी भी तरीके से आप देखोगे ऑप्शन हमारा डी आपको तुरंत मिल जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगता है इसमें। एग्जाम में हमें ज्यादा समय वेस्ट भी नहीं करना होता, हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें आंसर पे पहुंचना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 को पढ़ते हैं।
प्रीकारियस का क्वेश्चन देखते हैं कैसे हम चुटकियों में बहुत जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। पहले का पढ़ लेते हैं। गिवन बिलो आर 4 जंबल सेंटेंस दिए गए जिसमें पहला सेंटेंस दिया हुआ है और छठवा दिया हुआ है। इंडिया एट प्रेजेंट हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। और लास्ट में क्या कहा जा रहा है? इट पासिस थ्रू हावड़ा, दिल्ली, अमृतसर, टर्मिनेट्स इन काबुल, अफगानिस्तान। तो ये जो इट है ना, ये किसके लिए आ रहा है लास्ट में, वो देख लेना पहली बात तो। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ रोड्स हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम। प्राचीन समय से ही रोड का जो इंपॉर्टेंस है ना, वो इंडिया में बहुत रहा है। ग्रैंड ट्रंक रोड वाज बिल्ट बाय शेरशाह सूरी की बात हो रही है। ये प्राचीन समय के राजा तो नहीं थे, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो। किंग्स सच एज अशोका, अशोका और चंद्रगुप्त जो थे ना, वो हमारे राजा थे कहाँ के? एंशिएंट टाइम के। तो आप जब एंशिएंट टाइम की बात करें तो फिर आपने उस एंशिएंट टाइम के एग्जाम्पल बता दिया कि जो अशोका थे और चंद्रगुप्त थे, उन्होंने रोड्स बनाए थे फॉर इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पीपल। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो जो पी हमारा है उसके बाद हमारा आर आ जाएगा। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स कंटिन्यूड एज इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन द लेट मिडेवल पीरियड की बात हो रही है। और मिडेवल पीरियड में जो हमारे क्या थे, जो जीटी रोड है ना, वो शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। तो आप ये भी कह सकते हो कि एस के बाद क्या आएगा? क्यू। तो पी आएगा, आर आएगा, एस आएगा, क्यू। बेसिक सीक्वेंस हमने देख लिया, ऑप्शन आपको सीधा सीधा मिल जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर? तो चीजें आपस में लिंक होती हैं, बस आपको आइडेंटिफाई करना होता है कौन सी चीज किसके बाद आने वाली है, कौन सी चीज किसके साथ में रिलेट हो रही है। और वैसे भी आप यहाँ पे देखोगे सबसे लास्ट में 6 में रोड पास हो रहा था हावड़ा से, दिल्ली से, अमृतसर से। कौन सा रोड पास होता है? जीटी, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो इसका मतलब हो गया क्यू के बाद S6 आएगा, क्यू लास्ट में आएगा। तो आप एक ही ऑप्शन आपको क्यू लास्ट में दिख रहा था, ऑप्शन डी। ऐसे भी आप कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 95 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। द न्यू एम्प्लॉय सीम्स टू बी अ फास्ट लर्नर एंड मोर स्मार्टर। देखिए, जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो स्मार्ट की क्या बनती है? स्मार्टर। जैसे टॉल की क्या बनती है? टॉलर। जब ER आपने लगा दिया तो फिर मोर लगाने की क्या जरूरत? डबल कंपैरेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे मोर नहीं आएगा। इस प्रकार से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था हमारा, कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड था। नेक्स्ट, अब आपके पास क्या आ गया? एक कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि यहाँ पे क्लोज टेस्ट दिया हुआ है। The concept of sustainable architect refers to the, जल्दी से इसको पढ़ना, refers to design approaches that dash environmental integrity की बात हो रही है। These structures often incorporate renewable energy, low impact materials and design principles that, जो कि energy consumption को क्या करते हैं? Beyond functional sustainable architecture embraces aesthetics that dash dash dash। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं एक बार क्या है। सबसे पहले स्टार्टिंग में जैसे ही आप पढ़ोगे, द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल आर्किटेक्चर रेफर्स टू डिजाइन अप्रोचेस दैट, जो कि एनवायरमेंटल इंटीग्रिटी को क्या करेंगे? किसकी बात हो रही है? सस्टेनेबल आर्किटेक्चर की बात हो रही है, मतलब पॉजिटिव वर्ड यहाँ पे लगा रखा है, कंसेप्ट की बात हो रही है। तो जो भी है वो एनवायरमेंटल इंटीग्रिटी को क्या करेगा? एक्सप्लॉइट करेगा। क्या शोषण करेगा उसका? नहीं। माइग्रेट क्या है? कुछ नहीं है। ओवरलिप का मतलब होता है इग्नोर करना। इग्नोर करेगा क्या? एक्सप्लॉइट नहीं होगा। तो सेफ गार्ड हो जाएगा। सेफ गार्ड का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। ठीक है, किसी चीज को क्या करना? प्रोटेक्ट करना, उसके लिए हम यूज कर लेते हैं। तो सेफ गार्ड का मतलब होता है बचाव करना। यहाँ पे बचाव करने की बात हो रही है, एनवायरमेंट बचाव करने की बात हो रही है। किसको? एनवायरमेंटल इंटीग्रिटी की। ठीक है, नेक्स्ट, दीज स्ट्रक्चर्स ऑफन इनकॉर्पोरेट माने का होता है ज्वाइंट, शामिल होना किसी में। ये जो स्ट्रक्चर्स है इसमें शामिल है क्या क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी, लो इम्पैक्ट मटेरियल्स एंड डिजाइन प्रिंसिपल्स दैट, जो कि एनर्जी कंजम्पशन को क्या करेंगे? एम्पलीफाई करेंगे, बढ़ा देंगे। एस्केलेट का मतलब, देखो एम्पलीफाई लगा रहे हो तो एस्केलेट भी आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का मतलब क्या होता है? इंक्रीज करना होता है। ट्रिगर का क्या यहाँ पे ट्रिगर आ सकता है? नहीं आ सकता भी। जो कि एनर्जी कंजम्पशन है उसको क्या करेगा? कम करेगा। कम करेगा तो मिनिमाइज, यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बियॉन्ड द फंक्शनल सस्टेनेबल आर्किटेक्चर एम्ब्रेसेस एस्थेटिक। एस्थेटिक जो है इसमें क्या हो जाएगा? दैट हार्मनी विद नेचर, नेचर के साथ में जो सामंजस्य बिठाती है। सामंजस्य बिठाने के लिए डिफाई वर्ड का यूज नहीं करेंगे। इमिटेट तो कॉपी करना होता है, प्रोवोक माने भड़काना होता है, इको हमारा हो जाएगा। इको का मतलब होता है सम्मिलित, मतलब एक साथ में सामंजस्य बिठाना। ठीक है, वैसे भी गूंज होती है।
नेचर के साथ में ही क्या हो जाती हैं, बिल्कुल मैच कर जाती हैं, ठीक है। द मोमेंट इज गेनिंग मोमेंटम, मोमेंट जो है ना उसको मोमेंटम मिल रहा है एज क्लाइमेट चेंज इन अर्बन स्प्रॉल, जो अर्बन स्प्रॉल है वो क्या हो रहा है, प्रेशर डाल रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है हर जगह, सिटीज फैल रही हैं, एक्सपेंड हो रही हैं, प्रेशर ऑन सिटीज टू इवॉल्व, कि सिटीज पे प्रेशर डालती है कि वो क्या हो जाए, इवॉल्विंग, विकसित कर लें। तो अर्बन स्प्रॉल की वजह से क्या होगा, प्रेशर एग्जीक्यूट किया जाता है जब हम किसी भी चीज को क्या करते हैं, मतलब उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो अप्लाई मतलब लेसन करने की बात नहीं हो रही, डाइल्यूट करने की बात नहीं हो रही, मॉडरेट की बात नहीं, एग्जैक्ट का मतलब होता है अप्लाई करना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है किस पे, सिटीज पे प्रेशर बनता है एक, ठीक है। नेक्स्ट, इट्स लॉन्ग टर्म सक्सेस, इसकी जो लॉन्ग टर्म सक्सेस है वो विल पब्लिक अवेयरनेस एंड पॉलिसी अलाइनमेंट, इसकी जो लॉन्ग टर्म सक्सेस है ना वो डिपेंड करती है किस पे, पब्लिक एलिमिनेट नहीं करेगी भाई पब्लिक अवेयरनेस को। अवेंडन माने त्यागना होता है, ये भी नहीं आएगा, गिव अप होता है। डिस्करेज माने क्या होता है, किसी को डिस्करेज कर देना, यहाँ पर डिपेंड की बात हो रही है, तो आंसर हो जाएगा डी, कि जो इसकी जो लॉन्ग टर्म सक्सेस है ना वो डिपेंड करती है पब्लिक अवेयरनेस पॉलिसी अलाइनमेंट पर, ठीक है। क्लियर हो गया। तो थैंक यू वेरी मच। आपने देखा हमने जो 25 क्वेश्चंस हमारे मॉक टेस्ट में पूछे गए थे उन्हें डिस्कस किए। इसी प्रकार से हर एक मॉक टेस्ट हमारे यहाँ पे संडे को होता है। अगर आप 2026 में आने वाले एसएससी, बैंक या रेलवे की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हर संडे को हमारे यहाँ पे आके मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर मिल जाता है। और साथ ही साथ अगर आप पूरा सिलेबस एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, सब बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ पे आके ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमारे रेगुलर बैचेस चलते हैं जो कि हमारे कहाँ पे चलते हैं, केडी कैंपस गोपालपुर वाली ब्रांच पर जयपुर में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।